हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशु कुमार झा और हम आज फिर से अपना जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है ओमेगा प्रो क्लासेस पे। चलिए, जहां मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को छोड़ा था उसका थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था नेचर ऑफ चार्जेस। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स को देखने के बाद नेचर ऑफ चार्जेस पढ़ा था, फिर उसका प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था। फिर आज जो हम लोग करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो उसके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर चुके हैं उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर उसके बाद उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि कैसे दो चार्ज पार्टिकल जब इंटरेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच जो वैल्यू होगा फोर्स का वो कैसे निकाला जाए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कूलॉम्स लॉ की चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे परमिटिविटी के बारे में और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो मैंने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था, तो आपको मैंने कहा था कि चार्ज बेसिकली क्वांटाइज्ड होते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज टोटल चार्ज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। एंड क्वांटम ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्वांटम ऑफ चार्ज कहेंगे। उसके मल्टीपल के फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर जितना ज़्यादा हो चार्ज इंटिटी का, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। और इस क्वांटम की वैल्यू भी आप लोग पहले से ही जानते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके बाद एक प्रिंसिपल बेसिकली आपका चार्ज का जो एक प्रॉपर्टी है वो रह गया था, उसको भी आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, मान लीजिए इस पूरे ऑब्जेक्ट को आप यूनिवर्स से आइसोलेटेड करते हैं किसी टाइम, उस आइसोलेटेड टाइम में क्या उस चार्ज में कोई भी आपको चेंज दिखेगा? जब तक कहीं से भी इंटरेक्शन ना हो रहा हो, जब तक कहीं से भी कांटेक्ट ना उसके बीच हो गया हो, कहीं से भी आपको इंटरेक्शन नहीं दिखेगा। पूरी तरीके से अगर आइसोलेटेड रखेंगे उस बॉडी को तो उसमें कोई चेंज होने जा रहा नहीं है। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। एंड द सेकेंड जो इस प्रिंसिपल से निकल के आ सकता है कॉन्सेप्ट, वो ये है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी रहेगा जब तक ये किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। और इसका सिंपल मीनिंग है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के थ्रू ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाया जा सकता है। तो दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, आइए, तो मैंने अभी डिस्कशन किया आपको, तो बेसिकली सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली जो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को देखें, समझे और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने का ट्राई करें, और उसके बाद नहीं हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं हो तो यहां से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन पहले खुद से करेंगे हम लोग। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 into 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड अगर कोई बॉडी दे रहा है, निकाल रहा है अपने से, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। 1 कूलम चार्ज निकालने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए कि पर सेकेंड बॉडी gives out 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसको समझना है कि 1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पर सेकेंड में चार्ज कितना दे रहा होगा। तो चार्ज गिवन आउट पर सेकेंड ये कितना होगा,
तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा जो पर सेकेंड वहां से निकल रहा है, नहीं, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यही होता है ना। तो ये बेसिकली आपको Q इक्वल टू एनी पे बेस्ड टर्म है कि नहीं है, क्वांटाइजेशन का आ गया कि नहीं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। देन द टोटल चार्ज यहां से क्या निकल के आएगा जो एक सेकेंड में वहां से रूल आउट हो रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 10 कूलम। ये आ गए। और आपको चाहिए क्या, टाइम रिक्वायर्ड चाहिए कि 1 कूलम कितना देर में वो निकाल देगा, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम बेसिकली क्या हो गए, टोटल चार्ज कितना निकालना है 1 कूलम, और पर सेकेंड में इमिट कितना हो रहा है 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 10 कूलम पर सेकेंड ये इमिट कर रहा था, नहीं। बेसिकली अब इसका आंसर आप जानते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/1.6, ये चला जाएगा ऊपर 10 to the power 10 सेकेंड, ओके। तो बेसिकली इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको 1 कूलम चार्ज से वहां से निकालने में लिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान था। बेसिकली हमको समझना ये था कि टोटल चार्ज रूल्स आउट फ्रॉम द बॉडी वो क्वांटाइज्ड मैनर में होंगे, दैट इज Q इक्वल टू एनी, ओके। आशा है कि आप लोगों ने भी इसे कर लिया होगा। तो हम लोग आगे सेक्शन की तरफ अपनी कक्षा को ले चलते हैं। तो दैट इज योर कूलॉम्स लॉ। मैंने कहा था कि इसके बाद प्रॉपर्टी डिस्कशन के बाद सिंपली हम लोग अब पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलम साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जब दो चार्ज बॉडी आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे और उनके बीच जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स बेसिकली किस नेचर का हो सकता है, क्या वैल्यूज उसके हो सकते हैं, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, इन सारी जानकारी आपको कूलम्स लॉ से मिल जाएंगे। तो दैट इज योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कहने का सेंस यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे फोर्स का। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ से आपको समझना चाहिए कि कूलम साहब ने जब ये लॉ दिया तो देयर इज मतलब ये एनालॉगस टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन साहब का जो लॉ था ग्रेविटेशन को लेके उसका एनालॉगस मतलब काफी हद तक मिलता जुलता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते होंगे और पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज इक्वल टू G(m1m2/r²। जो G जो है आपका वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ऑफ ग्रेविटेशन का, m1 m2 दो बॉडीज के मासेज है, और r जो है बेसिकली उनके बीच का सेपरेशन है। तो दैट इज योर पॉपुलर इक्वेशन ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ। इसी तरीके से कूलम साहब ने भी कहा कि जब हम दो बॉडीज के बीच का फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगभग इसी तरीके का होगा। अब क्या कहते हैं कूलम्स लॉ, इस पे ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कूलम साहब कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दो चार्ज बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब है कि अगर दो बॉडी आपको r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो ये जो फोर्स होगा वो आपको इनके चार्ज के अमाउंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, दूसरा उनके बीच का सेपरेशन कितना है उस पे भी डिपेंड करेगा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इसका जो फॉर्म है ये हम इस सेक्शन में बेसिकली देख सकते हैं। तो दैट इज योर टू बॉडीज, जिसपे एक प्लस Q1 चार्ज है एक बॉडीज पे, दूसरे बॉडीज पे मान लीजिए प्लस Q2 चार्ज है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो r है। तो ये कह रहे हैं कि द फोर्स जो डेवलप होगा इन दोनों के बीच इंटरेक्शन के कारण, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू
Q1 एंड Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस बिटवीन देम r है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को कम्यूट कर दे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर एंड फोर्स इज इक्वल टू दैट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दैट फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहां k जो है आपका वो कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, अब इसी तरीके से आप जैसे कंपेयर करके देख सकते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वो क्या था, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां पे अंतर क्या है, एक तो इस कांस्टेंट का अंतर होगा, दोनों फोर्स के लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। और यहां पे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं तो आपको जो वैल्यूज लेने होंगे वो डेवलप्ड चार्ज के लेने होंगे। वहां पे क्या था, मास था बेसिकली। उसके बाद जो फोर्स है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वहां पे भी फोर्स क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो भी है इंटरेक्शन की जो ये फोर्स है, वो एनालॉगस है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें है। क्या अंतर है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जी जो था बेसिकली, वो जी आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू नहीं बदलती थी। लेकिन ये जो के है ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। जैसे जैसे मीडियम आपका चेंज होगा इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब चेंज होती जाएगी तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले समझिए। ये तो बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसका मेन फॉर्म जो है वो ये है, दैट इज k इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब ये मान लीजिए कि ये दो चार्ज बॉडी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, उस फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होगा वो होगा आपको एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर आपने स्पेस को चेंज कर दिया, किसी मीडियम अदर देन द एयर या अदर देन द फ्री स्पेस ला दिया, वहां पे इसकी वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिक अंतर है जी, जहां पे कांस्टेंट रहता था, एप्सिलॉन नॉट को चेंज होने, परमिटिविटी का चेंज हो जाने के कारण के का वैल्यू चेंज होगा। और इसी कारण ये जो फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। जैसे आप एयर में रखेंगे सेम सिस्टम को, उसकी फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, एंड आप उसको वाटर में रख दीजिए, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अलग आएगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, एंड दिस इज योर क्वांटिटेटिव फॉर्म, जिसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में देखिए हम लोग थोड़ा सा फोर्स के बारे में और डिटेल वे में जानते हैं। बेसिकली कूलॉम्स लॉ के बारे में वेक्टर फॉर्म के थ्रू देखते हैं। अब आप जानते हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी वेक्टर होगा। तो जब दो चार्ज बॉडी के बीच इंटरेक्शन हो रहे होंगे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां दो बॉडीज है हैविंग चार्ज Q1, इट्स अ बॉडी A, और ये एक बॉडी है B जिसपे चार्ज कितना है, प्लस Q2। अब ऑब्वियस सी बात है, लाइक चार्जेज है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये बॉडी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये बॉडी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, A टू B जो डिस्टेंस है वो आपको R12 है। A टू B जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो हम लोग बेसिकली R ले रहे हैं। लेकिन अब A टू B डिस्प्लेसमेंट के टर्म में जब बातें करेंगे तो उसका नाम मैंने लिख दिया है 1 to 2। A टू P डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया है 1 to 2, इसका डायरेक्शन किधर है, A टू B। उसी सेंस में अगर B टू A डिस्टेंस लो तो उसका डायरेक्शन क्या है, B टू A, और उसका नाम मैंने क्या लिख रखा है, R21। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली अगर मैं सेकेंड बॉडी बी बॉडी पे फर्स्ट बॉडी के कारण फोर्स निकालना चाहूं तो कूलॉम्स लॉ का क्या करेंगे, सहारा लेंगे। तो F21 का क्या मतलब है, F21 का मतलब मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, फोर्स
ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, ए के कारण बी पे फोर्स, या फिर इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू 1। ठीक है, तो सेकेंड बॉडी पे जो आपका फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी के कारण, दैट विल बी नोटेटेड एज F21, और F21 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है, लेकिन अभी एक वेक्टर है तो इसका नोटेशन भी तो करना होगा, इसका डायरेक्शन भी तो करना होगा। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड ले लिया तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, R12 के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस F21 का डायरेक्शन आपको मिल गया किधर, R12 के डायरेक्शन, मतलब दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, सिमिलरली अगर मैं F12 लिखता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R स्क्वायर। और लेकिन इसमें जब यूनिट वेक्टर बेसिकली हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्शन के लिए, तो वो क्या होगा, R21। R21 का क्या मतलब हुआ, फ्रॉम 2 to 1। ओके, अब आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही है, R12 एंड R21। डायरेक्शन वाइज क्या है, दोनों अपोजिट है। तो R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -R21 होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्लियर है। और अगर ये अब दोनों एक दूसरे के बराबर एंड अपोजिट है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि F12 विल बी इक्वल टू -F21, मतलब ये जो फोर्स होगा एंड ये जो फोर्स होगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। हाँ, यहां से भी देख सकते हैं कि वो लॉ सही है। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बेसिकली दोनों बॉडीज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है आपका F21 एंड F12, इट्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ये जो दो चार्जेस के सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन हो रहे हैं, ये दोनों फोर्स उसी के अलोंग एक्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो एज नेचर वाइज सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि फोर्स जो है दोनों एक दूसरे के सेंटर के अलोंग जो लाइन मिला रहा है उसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। ओके, क्लियर यहां तक। हम लोग इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में इसका। तो वहां पे जो मैंने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, और मीडियम डिपेंडेंसी उसकी ला कौन रहा है, परमिटिविटी। तो उस परमिटिविटी को बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि वो परमिटिविटी क्या होते हैं। इसको फिजिकली समझना हो परमिटिविटी को तो बहुत ही आसान सा टर्म है कि जब दो बॉडीज के इंटरेक्शन को हम लोग देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है सेकेंड बॉडी है, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को जब हम लोग देख रहे हैं तो इस स्पेस में मान लीजिए फ्री स्पेस है, यहां पे जो इसका इंटरेक्शन पासेज अवे हो रहा है उस स्पेस के थ्रू, इसका जो स्ट्रेंथ है ये किसी और मीडियम में जाते ही वहां पे जो इंटरेक्शन पासेज अवे हो रहा होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा इन दोनों में अंतर होगा, और इसी अंतर के कारण बेसिकली फोर्स के वैल्यूज में भी क्या होते हैं, अंतर आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको परमिटिविटी को फिजिकली थोड़ा इंटरप्रेट करना हो तो कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स को इंटरेक्शन को
किस हद तक किस स्ट्रेंथ से अपने से पास होने दे रहा है, उसी को हम लोग बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। मतलब उस इफेक्ट को, फोर्स के इफेक्ट को, इंटरेक्शन के इफेक्ट को किस हद तक किस स्ट्रेंथ के साथ पास होने देगा, वही उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाएगी। ओके, तो अब मान लीजिए एक दो बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है। इसको मैं क्या करता हूं, आपको एक वैक्यूम फॉर्म में, वैक्यूम चेंबर में रखता हूं, और ये दोनों चार्ज बॉडी Q1 Q2 सेपरेटेड है r डिस्टेंस से, तो इसके बीच का फोर्स निकालता हूं। जब मैंने फोर्स निकाला तो मैंने क्या देखा कि दैट विल बी इक्वल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो वहीं से फॉलोड होगा। और यहां पे हम लोग क्या टर्म लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां दूसरा केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से निकाल के किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहां से उठा लिया और इसको मैं क्या करता हूं, बेसिकली एक वाटर मीडियम में रख देता हूं, वाटर के अंदर रख दिया। अब जैसे ही वाटर के अंदर इस सिस्टम को आपने रखा, यहां पे जो परमिटिविटी की वैल्यू थी वो चेंज होगी। और अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो हम लिख नहीं सकते हैं, वहां पे हम लोग लिखना होगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का क्या मतलब है कि दैट विल बी परमिटिविटी ऑफ वाटर। ओके, या उस मीडियम की, अगर मैं यहाँ वाटर ले रहा हूं तो ये किस मीडियम जो है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो एफ वैक्यूम, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था और मीडियम में, वाटर में जो फोर्स लग रहा था, उनकी जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। बाकी सारे टर्म तो सेम है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इसका सिंपल मीनिंग है, ध्यान से समझिए, उस पर्टिकुलर मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितना परमिटिविटी ज्यादा है या कितना कम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। कितना टाइम्स ज्यादा है या कितना टाइम्स कम है, उसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बताते हैं। एक और बात समझ सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी फिजिकली फोर्स के रेशियो को भी बताता है। ये तो हो गया कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को बताता है कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, लेकिन फोर्स का रेशियो कितना होगा, इसको भी ये रिलेटिव परमिटिविटी एक्सप्लेन करता है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी जो बेसिकली है दैट विल कंपेयर द परमिटिविटी ऑफ टू मीडियम या परमिटिविटी ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैंने कहा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर मीडियम में फोर्स पता हो और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पता हो, तो वैक्यूम में फोर्स कितना होगा वो भी फाइंड किया जा सकता है। या वैक्यूम में फोर्स पता हो और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी पता हो, तो उस मीडियम में सेम सिस्टम के अलोंग फोर्स कितना एक्ट करेगा वो भी आप पता कर सकते हैं। एंड वो सिंपल था, अभी अभी हमने देखा कि फोर्स ऑफ वैक्यूम और फोर्स ऑफ मीडियम का ही रेशियो था एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी मीडियम में फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पॉज ले लेंगे। पॉज लेने के बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद खुद से ट्राई करेंगे कि ये हो जाए, और अगर कोई समस्या हो तो हम लोग अभी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज है, दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपको दिया जा रहा है, एक है ए एक है बी,
और इन दोनों के बीच बेसिकली जो फोर्स एक्ट कर रहा है रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना है 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. When they are separated by distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from them? अब इसका क्या सिंपल मीनिंग है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपने रख रखा है 5 एंगस्ट्रॉन के करीब। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज डेवलप है इन दोनों बॉडीज पे उसमें से मिसिंग चार्ज कितना होगा। ये बेसिकली दो आयंस है, ठीक है। इस पे से कितना चार्ज आपने हटा रखा है ये आपको बताना है, ठीक। तो अभी अभी जो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है उस कूलॉम्स लॉ के सहायता से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, चार्ज तो दोनों बॉडीज पे सेम ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, तो फोर्स इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा किया जा सकता है। चलिए ठीक है, के की वैल्यू जानते ही है कि जब ये एयर में रखा है तो वो तो कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। आर आपको पता ही है, फोर्स दिया ही हुआ है। तो क्यू बेसिकली आप यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्यू पहले फाइंड कर ले हम लोग। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय के। ओके, फोर्स की वैल्यू कितनी है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। आर कितना है, डिस्टेंस कितना है 5 एंगस्ट्रम है। 5 एंगस्ट्रम का मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और इसका स्क्वायर। ओके, और के की वैल्यू तो जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 25 बाई 9। और ये देखिए, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -9, तो 10 टू द पावर -29, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 37। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू स्क्वायर की। और वहां से क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्यू। तो क्यू बेसिकली आपको क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3.7 इंटू 25 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -38। ओके, अब आप यहां से Q की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। और जब Q आपको फाइंड हो जाएगा तो हमको क्या करना है, बेसिकली निकालना है कि उस पर चार्ज कितना ज्यादा मिसिंग है। जैसे इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज एपियर हुआ है कहीं से, इसका मतलब है कि चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, रूल आउट हुए होंगे, कहीं ना कहीं से क्या गया होगा, बाहर गया होगा। और अगर चार्ज यहाँ से, चार्ज का मतलब मैं स्पेसिफिक होके कह दूं, इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाते हैं हमेशा, ये पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी तो डेवलप हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ से आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब यहाँ पे डेवलप चार्ज कितने होंगे आपको, n, यही तो होगा। पर उसका अंतर क्या होगा, ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां से निगेटिव चार्ज जाएगा, तो इस पर डेवलप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वहीं से फिर से क्वांटाइजेशन का रूल लगाइए, और Q इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, n इंटू ई।
और Q इक्वल टू आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 10⁻⁻19 एंड दैट विल बी गिव यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 2। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे जो बेसिकली एक चार्ज आयंस है, इस पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग दिखेंगे, इसलिए इस पे चार्ज कितना दिखेगा आपको +2e, और इस पे भी चार्ज कितना दिखेगा, दोनों तो सेम ही है, +2e। तो क्वेश्चन समझे हमने क्या किया, सबसे पहले चार्ज कितना है इस पे वो निकाल लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हेल्प लिया किसका, वही कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि दैट विल बी द टोटल चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो n ही तो हमको चाहिए था, कितना इलेक्ट्रॉन गया, दैट विल गिव यू द नंबर n इक्वल टू 2। ओके, तो आज का जो भी क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले उसके प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए। अब जो अगला क्लास होगा बेसिकली आपका, उसमें हम लोग नए टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें कूलम्ब्स लॉ का यूज होगा, जिसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे इक्विलिब्रियम का, और फिर चार्ज ट्रांसफर का भी कंडीशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग इसको फिर से एक बार अपने घर में रिवाइज कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैनल पे डायरेक्ट कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।